शी इज वेरी हॉट। अरे मैंने की चुप, टीचर माँ के समान होती है, चुप हो जा। पलट के मुझसे कहने लगा आप चुप हो जाओ, हमेशा अपनी जुगाड़ में ही रहते हैं। हास्य सुनोगे यदि मित्रों खिलखिला उठोगे हंस लोगे। हास्य सुनोगे यदि मित्रों खिलखिला उठोगे हंस लोगे। व्यंगवाण चुप गए अगर तो तिल मिला उठोगे रस लोगे। हास्य सुनोगे, हाथ खोल करके बैठना जहां आपको लगे कि कविता अब शुरू होने वाली है। हास्य सुनोगे यदि मित्रों खिलखिला उठोगे हंस लोगे। व्यंगवाण चुप गए अगर तिल मिला उठोगे रस लोगे। श्रृंगार सुनोगे जब मित्रों घर जा प्रिय को बाहों में कस लोगे। लेकिन जब वीर वधूटी के द्वारा तलवार उठाई जाएगी, अंगार मांग में भर करके एक आग लगाई जाएगी, जागेगा देश का स्वाभिमान, शव अपने आप हो जाएगा। इन कवियों की वाणी सुन श्रोता राणा प्रताप हो जाएगा। हर रस की हलचल होने वाली है। हास्य के लिए सर हमें कविताओं की जरूरत नहीं पड़ती। कई बार हम तोतली बातों से, हल्की फुल्की बातों से भी आपको हंसा सकते हैं। संक्रमण का युग है। सबसे अधिक संक्रमण किस चीज पर है, संभवतः आपका ध्यान उस तरफ नहीं गया है। सबसे अधिक संक्रमण है आपकी भाषा पर। ये कवि सम्मेलन भाषा को जिंदा रखने का एक उपक्रम भी है। अगर लोगों ने कवि सम्मेलन कराना बंद कर दिए तो भाषा और अधिक संक्रमित हो जाएगी। और इस भाषा को संक्रमित करने का सबसे बड़ा काम जो कर रहा है, ये आपके हाथों में एंड्रॉइड मोबाइल जो लगा हुआ है, आपके बच्चों की भाषा बिगाड़ दी इसने। छोटे छोटे बच्चों के पास भाषा की शब्द नहीं रहे, संस्कारित शब्द ही नहीं रहे। पिछले दिनों मेरा छोटा बेटा एक ठाका एक व्यंग के माध्यम से पहुंचाना चाहता हूं भाषाई संक्रमण पर आदरणीय तिल्लन वर्मा जी। पिछले दिनों छोटा बेटा मुझसे बोला पापा मेरे स्कूल में नई मैडम आई है, बहुत हॉट है, शी इज वेरी हॉट। अरे मैंने की चुप, टीचर माँ के समान होती है, चुप हो जा। पलट के मुझसे कहने लगा आप चुप हो जाओ, हमेशा अपनी जुगाड़ में ही रहते हैं। ये भाषा का संक्रमण है सर। इस बात में मुझे गुस्सा आ गया तो मैंने बाप होने का अधिकार प्रयोग किया। बाप होने का अधिकार तो आप लोग जानते ही होंगे, बच्चों को पीटना है की जरूरत नहीं है। बच्चों को पीटे नहीं तो हमको भ्रम होता है कि हम इनके बाप हैं भी कि नहीं। ये अधिकार केवल हिंदुस्तान में, आर्य साहब, ये अधिकार केवल हिंदुस्तान में शेष रह गया है बच्चों को पीटने वाला। दुनिया के किसी भी देश में बच्चों को नहीं पीट सकते। पिछले दिनों अखबार में समाचार पढ़ा कि जर्मन के एक माता पिता ने अपने बेटे को पीटने के चक्कर में 18 महीने की सजा काटी। तब जाकर मुझे विश्वास हुआ कि मेरे जो कुछ मित्र विदेश में रहते हैं हर साल हिंदुस्तान अपने बच्चों को लेकर क्यों आते हैं कि चलो इनको वहां जाकर कूट लेंगे। फिर कुछ लोग एयरपोर्ट पे ही शुरू हो जाते हैं। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, मैंने भी बेटे को चांटा दिया। अब देखना उसका रिएक्ट क्या होता है। जैसे ही मैंने बच्चे को चांटा दिया तो पलट के मुझे पूछने बैठ गया कि आपके पापा आपको ऐसे ही पीटते थे? हाँ मैंने की ऐसे ही पीटते थे। अच्छा फिर तो उनके पापा भी पीटते होंगे? पीटते ही होंगे। अच्छा उनके पापा भी पीटते होंगे? अबे मैंने की पीटते ही होंगे। तू क्या जानना चाहता है? कि मैं तो ये जानना चाहता हूँ कि ये गुंडागर्दी अपने खानदान में कब से चली आ रही है। ये एग्जाम्पल मैंने आपको इसलिए दिए क्योंकि कविता के लिए मतलब हमें हास्य के लिए कविता की जरूरत नहीं पड़ती, हम यूं ही आपको हंसा सकते हैं। अच्छा अभी कोरोना से निपट के हम भैया ये अच्छा हमारी आंखों में बहुत है, अभी डिस्टर्ब मत करें सर। मैं अगर आपका मन हो तो 2-3 मिनट और आप लोगों के बीच से जुड़ जाऊं, उसके बाद एक 2-3 मिनट और एक्स्ट्रा ले लेता हूं मैं। नहीं ऐसा कुछ नहीं, पूरी रात कैसे ले लेता मैं आपकी, इतनी क्षमता भी नहीं थी। देखिए मुझे मत छेड़िए, बस मेरा इतना सा निवेदन है, बस आप आनंद लीजिए। जिसकी हस्ती जिंदा, जिसकी मस्ती जिंदा है उसी की हस्ती जिंदा है। हम पिछले कोरोना काल से सब निकले।
आपने भी कोरोना काल में ये मेला वेला नहीं करा पाया होगा। अच्छा, यहाँ चल गया होगा, ये बुद्धिल नगर है, यहाँ कुछ भी चल सकता है। तो कोरोना काल में देश में ऐसी स्थिति बन गई कि कोई इस प्रकार का आयोजन नहीं हुआ। कभी सब घर पे बैठ गए, न कभी सम्मेलन हो रहे, न संगीत सम्मेलन हो रहे, न कथा भागवतें हो रही। जिसको देखो सब मोदी जी ने आदेश कर दिया, लॉकडाउन कर दिया, सब घरों में कैद हो गए। अच्छा, जब कोरोना देश में आ रहा था, ईमानदारी से आपने तो नहीं सोचा होगा, क्योंकि आप हिंदुस्तानी है। हिंदुस्तानी आदमी कभी नेगेटिव नहीं सोचता, हमेशा सकारात्मक सोच रखता है। कोरोना जब आ रहा था शिवम भाई, तो पूरी दुनिया ये सोच रही थी कि अगर ये कोरोना ससुरा हिंदुस्तान में पहुंच गया तो हिंदुस्तान का बहुत बड़ा नुकसान होगा, सबसे ज्यादा नुकसान होगा तो हिंदुस्तान का। क्योंकि हिंदुस्तान की सरकार किसी भी तरीके से तैयार नहीं थी, न पर्याप्त डॉक्टर्स थे, न पर्याप्त अस्पताल थे। चेयरमैन साहब जा रहे हैं क्या? अच्छा, बैठिए। अच्छा, फोन आ गया क्या? ऐसे समय पे दो ही लोगों के फोन आते हैं, उधार वालों का या जुगाड़ वालों का। तो उधार की आपको जरूरत पड़ती नहीं होगी, आगे में कुछ कह नहीं सकता। अब जुगाड़ तो आपकी घर घर में। सर ताली बजा दिया करो, मेरे चुटकी बस मैं यही आपसे अपेक्षा रखता हूँ। बहुत इशारे में मैं कमेंट कर जाता हूँ लोग। हाँ, बस जरा सा भी ध्यान आपका इधर उधर हुआ तो समझ लीजिए कमेंट से आप चूक जाएंगे। तो पूरी दुनिया ये सोच रही है। बहुत बहुत धन्यवाद, बैठिए सर। पूरी दुनिया ये सोच रही थी कि अगर ये हिंदुस्तान में कोरोना पहुंच गया तो सबसे ज्यादा नुकसान होगा हिंदुस्तान का, क्योंकि हमारी सरकार तैयार नहीं है। न पर्याप्त डॉक्टर्स थे, न पर्याप्त अस्पताल थे, और दवाई पूरी दुनिया के पास थी, इसलिए बहुत नुकसान होगा। लेकिन जब कोरोना चला गया तब पूरी दुनिया इस बात को लेकर आश्चर्यचकित है कि सबसे कम अगर जनसंख्या के अनुपात में अगर किसी देश का नुकसान हुआ है तो उस देश का नाम, ये जानकर आपको खुशी होगी कि वो देश अपना है जिसका नाम है हिंदुस्तान, भारत। ये नुकसान सबसे कम क्यों हुआ चेयरमैन साहब? नुकसान सबसे कम इसीलिए हुआ कि हम तो वो लोग हैं जो लॉकडाउन में भी केवल लॉक हुए थे, डाउन नहीं हुए थे। केवल लॉक हुए थे, डाउन नहीं हुए थे। अगर डाउन हो गए होते तो हमारा नुकसान ज्यादा हो सकता। तो अगर हम डाउन नहीं हुए तो एक बार कवि सम्मेलन शुरू करने की मुझे आज्ञा दे दो, जोरदार तालियों के साथ। अच्छा, लॉकडाउन लग गया था सर, प्रॉब्लम कुछ नहीं थी। सरकार हमारी इतनी सक्रिय सरकार मैंने पहली बार देखी, इतनी सक्रिय सरकार। सारे अस्पताल बंद, सारे बाजार बंद, सारे दफ्तर बंद, सब कुछ बंद, घर में लॉकडाउन में सब कैद करवा दिए, टेलीविजन पर धार्मिक कार्यक्रम शुरू करवा दिए, सब कोई दिक्कत नहीं थी कोरोना काल में। बस एक ही दिक्कत थी, सुबह उठ करके एक ही लुगाई का मुंह देखना पड़ता था। भाई साहब पक्की बातें बताऊं। सुबह उठो वही भूतनी, दोपहर को वही भूतनी, दूसरा विकल्प ही नहीं था, घर से बाहर नहीं। सर मैं बता रहा हूं आपको। अच्छा, एक चीज भाई साहब, आप मैंने भी देखा सोशल मीडिया पर, आप भी सक्रिय रहे होंगे। दिन भर टेलीविजन पर कार्यक्रम देखो, फिर मोबाइल में लगे ना, इसके अलावा कोई काम नहीं। घर में देख रहा था, घर का प्रत्येक मेंबर, मैंने देखा सुरेश चंद्र आर्य साहब एक दिन सब्जी काट रहे, रसोई घर में घुसे और कह रहे कि आज मैं सब्जी काट रहा हूँ, काट लेता हूँ, नहीं काट लेता हूँ। यानी जिसको भी देखो रसोई घर में घुसा, हलवाई बनने की कोशिश कर रहा है। जिसको भी देखो अपने पसंद का खाना बना रहा है, कोई चाउमीन बना रहा है, कोई बर्गर बना रहा है, कोई पिज्जा बना रहा है, अपने पसंद का सब आइटम बना रहे हैं। अच्छा, जो रसोई घर में हलवाई नहीं बन सकता था चेयरमैन साहब, वो बेचारा झाड़ू पोछा कर रहा था। है की बात नहीं है, मैंने झाड़ू पोछा ही किया था। ये पोछे का असर है जो गंजापन दिखाई दे रहा है। उधर भाई साहब उधर बैठे हुए हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, सामने बैठे हुए हैं। इधर भी बैठे हुए हैं। आप यहाँ गंजे लोग जो है बहुत खतरनाक टाइप के होते हैं, बहुत प्राण पिए हैं आपने। हाँ सर, हम हाँ बिल्कुल मेरे साड़ू भाई लग रहे हैं।
साड़ू भाई का मतलब होता है एक ही कंपनी के द्वारा ठगे गए दो ग्राहक। आदमी के जीवन पर आर्य साहब केवल दो ही महिलाएं सर पे हाथ फिराने का अधिकार रखती हैं, या तो माँ रखती है या पत्नी रखती है। माँ हाथ फिराती है तो बाल बढ़ते हैं। पत्नी हाथ फिराती है तो मामला ऐसा हो जाता है। उधर बाबूजी को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे पूरे मोहल्ले ने फिरा दिया होगा। तो एक बार जोरदार ताली बजा दो, आप मस्ती में आ जाओ थोड़ा सा।